हेलो दोस्तों आज के सेशन में हम सोल्व करने वाले हैं एक और प्रीवियस एग्ज़ाम एचपी पुलिस कांस्टेबल का ही। दोस्तों ये एग्ज़ाम 2015 में हुआ था और मैथ्स के इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज के फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक ही सोल्व करेंगे ताकि सेशन हमारा लंबा ना हो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ डिटेल से सोल्व करने वाले हैं ताकि आपको आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें हेल्प हो सके, चाहे वो एचपी पटवारी का एग्ज़ाम हो, पंचायत सेक्रेटरी का हो, जेवीटी का कमीशन हो या आने वाला एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें बोला है 2, 4, 6, 8, 10 का समांतर माध्य क्या होगा। अब ये समांतर माध्य जो है इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, या इसको एवरेज भी बोलते हैं हम, या सिंपली मीन भी बोल देते हैं। तो अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। तो नंबर हमारे को दिए हैं 2, 4, 6, 8 और 10। इनका आ जाएगा आपके पास सम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। टोटल कितने नंबर हैं ये 5। ठीक है, सम करोगे कितना आएगा 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 और 8 20 हो गया, और 20 और 10 30। तो 30/5 आ गया, और 30/5 किसके इक्वल हुआ 6 के इक्वल। ठीक है, तो आपका जो समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन जो बनेगा वो क्या बनेगा 6। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो जब भी हम सिक्के को उछालते हैं ना, तो सिक्के के पहले तो फेसिस कितने होते हैं, 2 फेसिस होते हैं। तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालेंगे या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, आपको क्वेश्चन में पूछा हो, कुछ भी पूछ सकता है, तो पहले तो सिक्के के फेसिस कितने होते हैं, 2 फेसिस होते हैं। ठीक है, तो 2 जो आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। अब हेड कितने फेसेस पे लिखा होता है, एक फेस पे हेड लिखा होता है, तो एक जो है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी बनेगी 1/2। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल पूछा होगा तब भी कितना आएगा वो 1/2 ही आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें बोला है यदि मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य के उन्नयन कोण यानी एलिवेशन एंगल का मान क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है। तो मान लिया यहाँ पे कहीं पे सन की पोजीशन है और ये लाइन ए बी जो है वो क्या है, मीनार है, और ये लाइन बी सी जो है वो क्या है, इस मीनार की छाया जो कि ग्राउंड पे बन रही है। अब देखो मीनार जो है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है ना, क्योंकि मीनार ग्राउंड पे बिल्कुल सीधा खड़ा है। और अगर बात करें एंगल बी सी ए की, एंगल बी सी ए, तो ये एंगल होगा बी सी ए। तो एंगल बी सी ए क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है, यही एंगल आपको निकालना है, और इस एंगल को मान लिया हमने थीटा। अब देखो ए बी सी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, और बी सी क्या होगा इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस, क्योंकि बी सी लाइन पे 2 एंगल बन रहे हैं, और जिस लाइन पे 2 एंगल बनते हैं उस लाइन को बेस बोलते हैं, और जिस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये लाइन जो है ए बी ये क्या है, परपेंडिकुलर। बी सी लाइन क्या है, बेस। और ए सी लाइन क्या है, हाइपोटेन्यूज, करंट जिसको बोलते हैं। एक बात और उसने क्वेश्चन में बोली है कि मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई समान है, मतलब जितनी मीनार की ऊंचाई है उतनी ही लंबाई जो है उसकी मीनार की छाया की है। तो मीनार हमने ए बी कंसिडर किया है, इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं एक्स, तो इसकी छाया जो कि क्या है बी सी, ये भी कितनी होगी एक्स ही होगी। ठीक है,
अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़ी हुई हैं। अगर मैं बात करूं ए बी अपॉन बी सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होगा? टैन, टैन ऑफ थीटा, क्योंकि एंगल हमने कितना माना है? थीटा। तो क्या लिखेंगे हम? ए बी अपॉन बी सी, ये किसके इक्वल आएगा? टैन ऑफ थीटा। अब ए बी कितना है हमारा? एक्स, और बी सी भी कितना है? एक्स, और दूसरी तरफ आ गया टैन थीटा। थीटा आपको निकालना है। देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा? टैन थीटा किसके इक्वल बचा? 1 के इक्वल। अब देखो टैन कौन से एंगल पे 1 वैल्यू देता है? 45 डिग्री पे। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स भी आपको पता होने चाहिए। तो 1 को कैसे लिख सकते हैं हम? टैन 45 डिग्री, क्योंकि टैन 45 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। टैन से टैन कट जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ही क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, जो आपको फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मैदान में कुछ बतखें और बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर हैं, तो बतखों की संख्या कितनी होगी? तो बतखे यानी डक्स, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और मान लेते हैं ये कितने? एक्स। एक्स हमारे पास बतखें होगी टोटल, और बकरे जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं गोट्स, ये मान लिया कितने हैं? 22। ठीक है ना। अब उसने बोला कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर हैं। पहले सिर की बात करें तो देखो एक्स बतखे हैं और 22 क्या है? बकरे। तो एक्स अगर हमारे पास बतखे हैं तो उनके सिर कितने होंगे? एक्स ही होंगे। और 22 अगर हमारे पास बकरे हैं तो 22 बकरों के कितने सिर होंगे? 22 होंगे। तो एक्स प्लस 22 दोनों सिर जो है मिला के कितने बन रहे हैं टोटल? 77। यही बोला है। तो इक्वेशन नंबर 1 कर लो इसको। आगे बोला है 224 क्या है? पैर। अब देखो बतखे हमारे पास कितनी है? एक्स। एक बत्तख के कितने पैर होते हैं? 2। तो एक्स बतखों के कितने होंगे? 2x। आई बात समझ में? बकरे कितने हैं हमारे पास? 22। एक बकरे के कितने पैर होते हैं? 4। तो 22 बकरों के कितने होंगे? 4 22। तो 2x बतखों के पैर हो गए टोटल, और 4 22 बकरों के पैर हो गए, और ये कुल पैर जो हैं वो कितने दिए आपको? 224। इक्वेशन नंबर 2 कर लो आप इसको। अब आपके पास ये 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई। देखो इनको सोल्व कैसे करते हैं? एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है? आपको कोफिशिएंट सेम करना पड़ते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। ठीक है ना। तो क्या करना है आपको? आप ऐसा करो कि x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में क्या कर लो? सेम कर लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये जो इक्वेशन 1 है ना आपकी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है आपको। तो जब आप इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? देखो 2x आ जाएगा, ये प्लस 2y आ जाएगा, और 77 जो है वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 77 को 2 से करेंगे तो 154 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 कर सकते हो। अब आपके पास ये जो 2 और 3 इक्वेशंस बनी ना, इनको क्या करना आपको? सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है ना। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होंगे। देखो ये 2x जो है प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, 2y प्लस का है ये माइनस का हो गया, 154 प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है। ये 2x प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे,
एक वेरिएबल आपके पास एलिमिनेट हो गया। 4y माइनस 2y, तो कितना बचा 2y इक्वल टू 224 में से 154 माइनस करोगे कितना आएगा, 4 में से 4 गया 0, यहाँ 12 बने, 12 में से 5 गया 7, 2 को दूसरी तरफ ले जाओ तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 35। ठीक है, और y क्या थे आपके पास बकरे। आपको किसकी संख्या निकालनी है, आपको बतखों की संख्या निकालनी है, बकरों की संख्या नहीं उसने पूछी हुई। तो आपको क्या करना है, ये जो आपके पास 35 आया ना, इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो x की वैल्यू जब आप 35 पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, देखो x की जगह 35 लिख दिया, प्लस y की जगह तो y रहेगा, और राइट साइड में कितना है 77। ठीक है, 35 को आप दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या आएगा 77 माइनस 35, और 77 में से आप 35 जब माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा कितना 42। तो बतके कितनी होंगी 42। ठीक है ना, 42 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला है कि राहुल 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। देखो 4 घंटे और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो 1 किलोमीटर का। तो बताओ उसकी स्पीड कितनी हुई फिर। अब देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा है 1 किलोमीटर, टाइम कितना ले रहा है 4 घंटे, तो स्पीड कितनी हुई उसकी 1/4 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड होगी। आगे क्वेश्चन पढ़ो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट विश्राम करता है। ठीक है, बताइए कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखो 1 किलोमीटर वो चलने के बाद 20 मिनट रेस्ट कर रहा है, तो आपको बताना है कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। तो हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि वो रेस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो उसको टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है 3.5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है टोटल 3.5 किलोमीटर। स्पीड उसकी हमने निकाली 1/4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसको टाइम कितना लगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है 3.5 किलोमीटर का, और स्पीड कितनी है उसकी 1/4। अब 1/4 को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो कितना बनेगा ये 4/1। 4/1 का मतलब 4। 3.5 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 14, 14 घंटे। तो इसका मतलब अगर वो रेस्ट नहीं करेगा ना, तो उसको 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा 14 घंटे। अब क्योंकि वो रेस्ट भी कर रहा है, तो हमें वो टाइम भी निकालना पड़ेगा कि उसने कितने टाइम तक रेस्ट की। अब देखो 1 किलोमीटर में वो कितने टाइम के लिए रेस्ट कर रहा है 20 मिनट के लिए। ठीक है, और अगर उसको 3.5 किलोमीटर चलना है तो रेस्ट कितनी हुई 1 किलोमीटर में 20 मिनट, और 3.5 किलोमीटर में 20 इंटू 3.5 मिनट, इतनी रेस्ट हुई ना। तो 20 को जब आप 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 70 मिनट। इसका मतलब वो टोटल कितने मिनट रेस्ट कर रहा है 70 मिनट। 70 मिनट का मतलब क्या है 1 आवर एंड 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट। तो 1 घंटा 10 मिनट तो वो रेस्ट ही कर रहा है। तो डिस्टेंस ट्रैवल करने में टोटल कितना टाइम लगा उसको, देखो टोटल टाइम कितना लगा
14 आवर प्लस 1 आवर 10 मिनट, तो कितना हो गया टोटल टाइम? 15 घंटे 10 मिनट लगेंगे उसको कुल 3.5 का डिस्टेंस कवर करने के लिए। देखो ऑप्शंस में उसने सिर्फ 15 घंटे ही लिखा है, तो ऑप्शन सी वैसे आप लगा सकते हो यहाँ पे, पर ये अप्रोक्सीमेशन में आएगा। जो आपका एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 15 आवर एंड 10 मिनट। ठीक है ना? तो आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही, बचे हुए क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।